नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा करेंगे कि आज बाजार के अंदर ये जो रिकवरी आ रही है 2 दिन से, उसके पीछे की वजह क्या है, कितनी ये टिकाऊ है, क्या अमेरिका भारत की साथ में कोई साजिश रच रहा है या कुछ उथल पुथल होने वाला है दुनिया में, क्या इसके ऊपर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले आज बाजार के अंदर बाजार में होने वाली गतिविधियों पर नजर डाल लेते हैं। देखो, आज निफ्टी तुम्हारा 167 पॉइंट चढ़ा। बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 319 पॉइंट चढ़ा और सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़ गया। अगर एफ आई आई डी आई आई के ऊपर नजर डालोगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 880 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। इसलिए अटक रहा हूँ खरीदारी कहने में, क्योंकि बहुत दिन बाद खरीदारी करी है। आज खरीदारी है, बाबू भैया खरीदा है, बेचा नहीं है। और आज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3180 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। दोनों ने खरीदा है। यही कारण है कि बाजार आपको आज जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है 25,350, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। ऑलमोस्ट अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो बाजार मजबूत है। इसके पीछे जो घट रहा है वो भी मैं बताऊंगा। जो मेटल के शेयर हैं, चाहे वो एनएमडीसी हो, एनएमडीसी स्टील हो, जेएसडब्ल्यू हो, चाहे तुम्हारा वेदांता हो, या जो ये मेटल के अंदर जो तेजी लौटी है, उस तेजी के पीछे जो वजह है डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना। डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पे आ गया है, 95 रुपये 95 पे कारोबार कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना मेटल के लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन मेटल तो छोड़ो, सोना चांदी लोगों की हाथ से परे होता जा रहा है। आज सोने का भाव 1,63,000 प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया और चांदी जो है 3,80,000 पे पहुंच गई है। ये बड़े हाथी लड़ रहे हैं, छोटे हाथी मतलब रिटेल की बाइंग नहीं है। रिटेल की बाइंग के कारण इतनी तेजी देखने के लिए नहीं मिली। सीएसबी बैंक में क्यों गिरावट आई, सीएसबी बैंक क्यों गिर गया, उसके पीछे की वजह क्या है। देखो, जो सीएसबी बैंक है जो आज 17% गिरा है, उसके आज क्वार्टरली नतीजे डिस्क्लोज हुए, जिसमें उसका जो ग्रोस एनपीए है, मतलब जैसे एनपीए होता है दरअसली वो पैसा, जो पैसा बैंक को आने की उम्मीद नहीं है, तो वो उसका बढ़ गया है। 1.58 हुआ करता था, वो 1.96 मतलब 2% के आसपास हो गया है। मतलब अगर इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए उधार दे रखा है, तो ये मान के चलो कि 10,000 करोड़ का 2% मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। अल्टीमेटली कारण यही है कि बैंक का ग्रोस एनपीए बढ़ गया है और बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ना के बराबर आया है। इसीलिए जो सीएसबी बैंक है उसमें आज 17% की गिरावट देखने के लिए मिली। सबसे पहले मैं आपको परत दर परत बताता चलूंगा। एक जो मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज की भी शुरुआत हो गई है कल से। हाँ जी, जिस तरह से एनएससी है, बीएससी है, उस तरह से ही एक और एक्सचेंज की शुरुआत हो गई है। उसमें वो भी आ गई है, लेकिन कुछ ही स्टॉक को उसके अंदर एंट्री दी गई है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखो क्या है कि सबसे पहले अगर बात करोगे कि स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना कौन सा है, तो वो है बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो कि 1952 में बना था। उसके बाद में तुम्हारा 1852 से चलता है, 1952 जोड़ा जाता है पर उसको। उसके बाद तुम्हारा एनएससी, जो कि 1992 के आसपास शुरुआत हुई थी उसकी। लेकिन ज़्यादातर जो एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोग हैं, वो एनएससी पे ही कारोबार करते हैं। तो इसीलिए जो एनएससी का जितनी लिक्विडिटी एनएससी पे अवेलेबल है ना, उतनी अभी भी बीएससी पे नहीं है। यही कारण है कि जो ज़्यादातर फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, वो एनएससी पे करते हैं, क्योंकि एनएससी में लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी मतलब बेचने और खरीदने वाले। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है, आप जब स्टॉक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप एनएससी बीएससी में जब लिक्विडिटी चेंज करते हो, देखते हो, तो आपको लगेगा कि जो एनएससी में शेयर हो रहे हैं वो 10 लाख ट्रेड हो रहे हैं और जो बीएससी में ट्रेड हो रहे हैं वो 50,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो एनएससी को ही प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कारण ये भी है कि एनएससी का जो एल्गोरिदम है ना, वो थोड़ा सा फास्ट है। वो क्या है कि सौदे को कैच करना, उसको एग्जीक्यूटिव करना। इनका मेन प्रॉफिट का रीजन क्या होता है या कहाँ से प्रॉफिट आता है। देखो क्या, जो हमारे आपके सब के स्टॉक होते हैं वो एनएससी और बीएससी पे नहीं होते। एनएससी बीएससी एक बीच में मेडिएटर होता है, और हमारे जो स्टॉक जमा होते हैं या तो एनएसडीएल में होते हैं या सीडीएसएल में होते हैं। ठीक है। ये दो बेसिकली डिपॉजिटरी हैं जहां हमारे स्टॉक जमा होते हैं। जो आपने कोई शेयर खरीदा, तो वो शेयर या तो आपका डीमेट अकाउंट जिस भी डिपॉजिटरी में होगा, आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाकर चेक करोगे, तो जिस भी डिपॉजिटरी में होगा आपके जो, अगर आपने एक शेयर खरीदा, तो वो एक शेयर आपने सपोज करो किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदा, चाहे वो शेयर खान हो, चाहे वो कोई डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर हो, तो वो तो केवल माध्यम मात्र है। आपकी जो डिपॉजिटरी में एंट्री होगी ना, वो कहाँ पर चलेगे, वो चलेगा तुम्हारे एनएसडीएल में। इन केस अगर तुमने ऐप डिलीट मार दिया, है ना,
आपके पास में शेर खान का कुछ नहीं रहा, तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे शेर का कहाँ होगा। बट आपका वो जो पैसा है ना, वो पूल अकाउंट में नहीं होना चाहिए। पूल अकाउंट मतलब ब्रोकर का अकाउंट होता है। अब उसके पीछे क्या कारण रहता है, उसमें जो डिपॉजिटरी है इनका क्या रोल है। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करती है, तो उस प्लेटफॉर्म फीस का ही पूरा खेला है। आज जो एनएससी बीएससी में जो सबसे अभी तो दो आदमी दोहरो पोली है। अब इसमें बहुत दिन से लगा था मेट्रोपॉलिटन, एक बार और भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। मतलब ज्यादातर ना के बराबर ही, क्योंकि इन्हें लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। मेन कारण ये नहीं है कि इस इंडस्ट्री में नहीं आना है, मेन कारण ये है लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। अब इन्हें इसके लिए या तो डिस्काउंट अवेलेबल करना पड़ेगा। डिस्काउंट मतलब कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपए का एनएससी पे मिल रहा है, 98 रुपए का बीएससी पे मिल रहा है, तो वो इन्हें वो मतलब थोड़ा सा अंतर दिखाना पड़ेगा, 2-3 रुपए का आसपास, 1 आध रुपए का, और उसका जो खर्चा है वो अपनी जेब से वहन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो अगर कोई स्टॉक है जो जो 100 रुपए का एनएससी पे है और 50 रुपए का बीएससी, वो 100 रुपए का एनएससी पे है, 99 रुपए का बीएससी पे है, और इन्होंने कह दिया वो 98 पे है, तो मैं जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जाके 1 करोड़ शेयर खरीद लूंगा, मतलब 98 करोड़ के, और जाके 100 रुपए के शेयर के हिसाब से एनएससी में बेच दूंगा। तो कितने के? 100 करोड़ के। तो अल्टीमेटली 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये पूरा डिजिटल सिस्टम है, तो इतना करना आसान नहीं। अब जो उसकी बात ही कर रहे हैं, तो जो स्टॉक ब्रोकर हैं उन्होंने सेबी के सामने याचिका दायर की है। अब उसके ऊपर मामला सुनवाई चल रही है, आजकल में फैसला आ सकता है। सुनवाई ये है कि स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं कि जो मंथली एक्सपायरी थी ना, वीकली एक्सपायरी, ये फिर से चालू किया जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत से जो ब्रोकर हैं, जो ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा है, अप स्टॉक है ना, शेयर खान है, इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है ना, वो मेजर रेवेन्यू आता है एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। जो आप ऐसे एसआईपी करते हो या स्टॉक में कोई काम करते हो, डिलीवरी बेस काम करते हो, तो उसमें जनरली इनको कोई खास रेवेन्यू प्राप्त होता नहीं है। तो इनका जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है ना, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेबी ने कर दिया था बंद, कर दिया था, मतलब जो हर दिन खेलो वाली कंडीशन थी। साथ ही जब एक बार देखना पड़ता होता है कि कई बार बंद हो जाता है, ये मैं ध्यान नहीं दे पाता और ये बंद हो जाता है, तो इसे फिर से चालू करने के ऊपर कर रहे हैं। दूसरा, जो एसएलबीएम, स्टॉक लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म जो है ना, उसके ऊपर भी पुनः विचार किया जा रहा है। वर्ष 2007 में किया गया था, उसके बाद से फिर से विचार किया जा रहा है कि भाई इसे देख लो। आज अमेरिका के बाजारों में नजर डालें तो आज जो ना, जो अमेरिका फेडरल बैंक है उसके नतीजे, मतलब मीटिंग है, 3 दिवसीय मीटिंग होती है, तो आज उसके फैसले आने ब्याज दरों पे। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीद है। अगर नेस्डैक, डाउजोन, S&P 500 की बात करोगे तो वे तीनों अभी मिला जुला कारोबार कर रहा है, ना तो इतना तोड़ फोड़ कि ना ही वो 500-700 पॉइंट ऊपर, ना 200-300 पॉइंट नीचे, मतलब मिला जुला ही कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी है, ये जो तेजी है ये दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं, उसके कारण है। उसके पीछे एक वजह और है, एक चीज और घट रही है जो अभी तक कोई इस बार में चर्चा नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ये बता दूं कि इस बार जो बजट आने वाला है उस बजट में क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले ये जो बजट आ रहा है ना, इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर, इनके लिए स्पेशल बजट का ऐलान किया जा सकता है। आज अगर आज की बात करो तो आज अभी संसद के जो सत्र था ना, उसकी शुरुआत हो गई है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद। आज राष्ट्रपति जी संसद पहुंचे, उसके बाद में उनका अभिभाषण हुआ और उसके बाद में संसद सत्र की शुरुआत हो गई। और कल जो है उसका संसद का सत्र का जो सर्वे है वो होगा, और उसके बाद जो है तुम्हारा 1 फरवरी को, मतलब दिन रविवार, रविवार के दिन स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे, और रविवार के दिन जो है तुम्हारा बजट जो है कहा जाएगा। इस बार बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखो, सरकार इस बार, ऐसा हो सकता है कि रेलवे में लगभग लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए जैसा बजट दे। क्यों? कि इस बार अहमदाबाद और मुंबई का जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी अधूरा पड़ा है, तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना है। वो भी कंप्लीट होगा तो पैसा चाहिए तो बजट में उसका ऐलान करना पड़ेगा। ठीक है। अमृत भारत और जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले साल में ट्रेनों की भिड़ंत हुई है, उसके चलते जो रेलवे में कवच सिस्टम है, कवच सिस्टम अगर भारत की बात करोगे तो लगभग लगभग 15,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, और जिसमें जो कवच है वो मात्र 1,500 किलोमीटर पर, मतलब 10% ही कवच सिस्टम है। दरअसल कवच सिस्टम काम कैसे करता है पहले ये समझ लो। जनरली कवच सिस्टम ये है
कि अगर एक ट्रेन पहले से जा रही है, किसी कारण से सिग्नल फॉल्ट हो गया, नहीं सिग्नल मिला, इस दूसरे लोको पायलट को पता नहीं है, तो वो 3 किलोमीटर बाद पहले से ही, अगर 3 किलोमीटर पहले कोई ट्रेन है ना, तो वो इस वाले लोको पायलट को ऑटोमेटिक सिग्नल हो जाएगा, या तो उसको मतलब ऐसी कुछ सिस्टम हो जाएंगे कि वो या तो अर्थिंग मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन जो चलती है इलेक्ट्रिक वायर से टच होकर चलती है, तो 3 किलोमीटर बाद ऐसा कुछ सिस्टम है उसमें कवच में कि भाई या तो इंजन को इंजन लोको पायलट को मैसेज दिया जाएगा, या उससे पहले जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ऐसा कुछ सिस्टम लागू कर दिया जाएगा कवच में, जिससे जो ट्रेनों की भिड़ंत है वो ना हो, पीछे से कोई ट्रेन ना भिड़े। ऐसा मतलब कवच सिस्टम की बहुत आवश्यकता भी है, हालांकि इसको सरकार ने पहले रखा था बजट में, लेकिन वो बाहर रख दिया, कैसे कर दिया, लेकिन इस बार फिर। दूसरा क्या है कि जो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक है, जो कि सरकार ने पिछले 2 सालों से इंफ्रा पे कुछ खर्च नहीं किया, उतना खर्च नहीं किया, इस बार इंफ्रा को हो सकता है सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे दे, जिससे रोड, रेलवे, रोड तुम्हारा जो हाउसिंग वगैरह है, अर्बन हाउसिंग, लोगों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और पुल हैं, ब्रिज हैं, उनके अंदर जो है थोड़ा सा पैसा कंजप्शन सरकार ज़्यादा करती दिखाई दे। उससे क्या लगेगा, उससे जो डिफेंस तुम्हारा सीमेंट वाली कंपनियां हैं उनके अंदर ज़्यादा तेजी देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है इस बार जल जीवन मिशन पे भी सरकार थोड़ा सा फोकस करे। जल जीवन मिशन को क्यों करे फोकस, क्योंकि जिस तरह इंदौर में अभी 10-12 लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई थी, हालांकि ये सिस्टम का फेलियर है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं अभी, चाहे हमारा बेंगलोर हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, जहाँ पर आज आवश्यकता है कि जो जल जीवन मिशन है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। सरकार ने पिछली बार इतना कुछ ज़्यादा खास उस पर ध्यान दिया नहीं था। अब आते हैं मुद्दे पे जिस पर मेरे हिसाब से सरकार को ज़्यादा ध्यान देगी। पहला है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। हाँ जी, हम लगभग लगभग 250 जो जहाज है वो सब बनाते हैं, 170 के आसपास जहाज हम बनाते हैं, और 250 जहाज हम पर साल हमारा जो कंजप्शन का है, चाहे हम उसे अपने मालवाहक में ले लें, चाहे अपने युद्धपोत में ले लें, तो 250 जहाज के आसपास हमारा खर्चा बनता है साल का, और 170 बनाते हैं, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में सरकार ध्यान देगी। और मैन्युफैक्चरिंग, इस बार मैन्युफैक्चरिंग में सरकार का स्पेशल फोकस रहेगा। सरकार चाहती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बढ़ावा मिले, जिससे दुनिया के अंदर भारत का भी कोई योगदान हो। अभी भारत के जो लगभग पूरी बात करोगे विश्व में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 0.3% के आसपास की भागीदारी है, चीन की 33% है। तो भारत चाहता है एटलीस्ट 6% के आसपास तो विश्व के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत की भागीदारी हो। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, और दूसरा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर पर क्योंकि स्पेशल बहुत सेमीकंडक्टर पर सरकार ने पहले भी बोला था कि हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर बने, लेकिन जो ज़्यादा ध्यान देगी उसे बिल्डिंग इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, और तुम्हारा जो ऐसा मैं मान रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरनली जानकारी नहीं है, कभी सोचो कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो रहती है, कभी कोई लफड़ा हो जाए। तो क्या है, जहाँ तक सरकार बिल्डिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री, इनको बढ़ावा दे सकती है। और ऐसी भी उम्मीदें लगाई जा रही है कि डिफेंस इंडस्ट्री को सरकार 80,000 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड फंड प्रोवाइड कर सकती है। जितना फंड था उसमें 80,000 करोड़ रुपए और बढ़ा सकती है। सरकार का ये फोकस स्पेशल रहने वाला है। और कहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए, देखो क्या है, सरकार ने जीएसटी करके देख लिया, जीएसटी कट कर लिया, सरकार ने लोगों की टैक्स रिजीम में छूट दे दी, 12 लाख कर दी। अब सरकार को क्या करना चाहिए, जो एसएसटी है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसमें सरकार को बदलाव करने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव करना चाहिए। दूसरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, करना चाहिए, जिससे जो रिटेल निवेशक है, क्योंकि जो एफएनओ में काम करने वाला वो पहले भारी परेशान है, उसके चक्कर में पड़ना नहीं, वो पैसे वैसे के धंधे में पड़ता नहीं हो, कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, एफएनओ करने वाले भी पैसा कमाते हैं पर 1%, लेकिन डाटा 1% का नहीं होता, डाटा वो होता है जो 100 में से 99% करें, तो 98-95% तो लॉस ही करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस बार अगर सरकार देती है तो। अब बात कर लेते हैं अभी निफ्टी का क्या लग रहा है। देखो, सब तो निफ्टी जो का जो पुट कॉल रेशो है वो 84% 0.84 है, मतलब ये मान के चलो RSI काफ़ी
नीचे था, मतलब 10-30 के नीचे था, इसलिए जो बाजार थे वो काफ़ी ओवर सोल्ड थे। और कल जो बाजार के अंदर जो मतलब रिकवरी लौटी वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को पॉजिटिव किया। ये भारत और ईयू की जो डील हुई है यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि पूरी दुनिया में 191 करोड़ लोगों के ऊपर वो असर डालती है। और मन के चलो कि अगर बाजार की बात करेंगे, ये दोनों का बाजार कितना हो जाएगा, तो लगभग लगभग 2091 करोड़ रुपए के आसपास में दोनों का मिलकर बाजार हो जाएगा। भारत के 97% प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में लगभग लगभग एवरेज में 2% के आसपास ट्रांजेक्शन बजाएंगे। और ज़्यादातर जो लंबोर्गिनी, फरारी जैसी गाड़ी हैं, ओडी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी हैं, उन पर भारत में 110% से टैरिफ घट के 40% रह जाएगा। कल की मैंने वीडियो में बताया था। अल्टीमेटली ये भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर थी, जिससे सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। दूसरा, हालांकि ट्रंप की बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ट्रंप ने कल भी बोल दिया था कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। किस पे? उनने कल बोला था, आज लगा दिया। हमारे पर नहीं लगाया, आप चिंता नहीं करो। उनने लगा दिया दक्षिण कोरिया पे। दक्षिण कोरिया पे पहले 10% का टैरिफ था, अब उसने 15% और एडिशनल बढ़ा के दक्षिण कोरिया में 25% का टैरिफ कर दिया। जिस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टिनिटी फैलाए रखे ना ट्रंप, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये जो सोना और चांदी है ना, ये आसमान पे और भी आगे जाने वाला है। आखिरकार ये लफड़ा नहीं है जो आपको दिख रहा है ना, मुझे कुछ इसके पीछे की वजह दिख रही है। वो वजह ये है कि अभी एक जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सर्कुलेट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हम रेडी हैं, आ जाओ। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोली है व्हाइट हाउस में, क्योंकि उनका चुल मची रहती है। क्या चुल मची है? उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी जो हमारा इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट था, जो कि मिडिल ईस्ट में जहाँ पर था, जहाँ उसने अपने एयर को जो जिससे आप रडार में आते हो वो बंद कर दिया था, एडपाउंडर कुछ ऐसी बोलते हैं उसको, मैं बोल नहीं पा रहा, ट्रांसपाउंडर, जो उन्होंने बंद कर दिया था अपना ट्रांसपाउंडर, जिससे वो दिखे ना। अब अमेरिका का एक और नेवल शिप निकला है, जो कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को बताया। लेकिन ईरान की तरफ से एक बयान सर्कुलेट हो रहा है। ईरान ने ये बोला है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनकी तरफ से अगर उनकी भूमि का, उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पे हमला करने के लिए हुआ, तो ईरान उनको भी युद्ध में शामिल मान लेगा। मुझे ये डर सता रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा आप जानते हो कि भाई सऊदी अरब के में भी अमेरिका की एयरबेस है, कतर में भी एयरबेस है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस है। दूसरा, जो स्टेट ऑफ हार्मुज है ना, जो जिस पर ज़्यादातर अधिकार जो है वो ईरान का है। और अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद किया, तो पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टेट ऑफ हार्मुज बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप मैप पे देखोगे ना, दरअसल मैं बहुत जल्दी एक मतलब एक एलईडी टाइप की लेने जा रहा हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि कहाँ स्टेट ऑफ हार्मुज है, कहाँ से क्या दिक्कत है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है ना ईरान, तो ऑयल डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑयल सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आज समझो ऑयल वाली जो शेयर वाली कंपनी है, वे क्यों भागी। मैं अभी आऊँगा ईरान वाले मामले में, पहले ये बता दूँ। दरअसल क्या है, वेनेजुएला का जो थोड़ा गाढ़ा तेल है, जिसको मैं बोलता था ना कि वो सस्ता देने के लिए अमेरिका ने बोल दिया है भारत को कि हम आपको रूस के बराबर सस्ता देंगे। इसीलिए इन कंपनियों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट निवेश है। तो ये चाहती है कि भाई इनको अल्टीमेटली फायदा मिलेगा। ऐसा समझ लो कि जब दो झुंड लड़ते हैं, तो या तो दो सांड लड़ते हैं तो झुंड का नाश होता है, और जो दूर खड़ा हुआ होता है उसको फायदा होता है। जैसे भारत की विदेश नीति कैसे पास हुई, उनने बोला आप रूस से तेल मत खरीदो, तो भारत की तरफ से कहा कि यार हमें 150 करोड़ लोगों को चलाना है, आप हमें इस रेट में दे दो, हम नहीं खरीदेंगे। तुम बोल रहे हो यार इससे 40 रुपए किलो दूध ना खरीदो, तुम दे दो भाई। पहले मैं 60 दूंगा, तो भाई मैं तो उससे खरीदूंगा, वो 40 दे रहा। तो कह चल मैं 40 दे दूंगा, तो ले लेगा। हाँ हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह ठीक है, 39 रुपये में सौदा कर ले, 39 में मैं दे रहा हूँ। इससे क्या है, भारत को एक तरह से स्टेबल व्यापार मिलेगा दोनों तरफ से। और मुकेम्बो खुश वाली फीलिंग आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। मुकेम्बो खुश हुआ, क्या हो गया यार, मुकेम्बो खुश कैसे हो गया? दरअसल क्या है, मैं ईरान वाले मामले पे आऊंगा, ये नहीं सोचना कि ईरान वाला मामला भूल गया क्या। तो HPCL, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ है ना, उस CMD की तरफ से बयान आया। उनने कहा है कि ये वेनेजुएला से है, जो अमेरिका वाला तेल है वो लेना आप चालू कर रहे हैं। और अभी हमने पिछले 2 महीने में रूस की तरफ से तेल नहीं बुलाया है। इसका मतलब मुकेम्बो खुश हुआ, वो वाली फीलिंग आ रही है ट्रंप को। और ट्रंप ने बोल दिया नहीं, अब तुम रूस से नहीं खरीद रहे तो मैं तुम्हें दूंगा। अब ईरान में आ जाते हैं, ईरान वाले मामले में। क्या वीडियो लंबी बन जाती है, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना बने।
अब ईरान ने बोला है कि जो हमारे पड़ोसी देश अगर अमेरिका का साथ देंगे तो हमें इस युद्ध में शामिल मान लिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका से डरा रहा है और ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर दे। क्यों यार, ये इजराइल का कहाँ से एंगल निकाला है? देखो, सिंपल फंडा है। मैंने क्या बोला था कि जब दो सांड लड़ते हैं तो झुंड का नाश होता है। इसराइल पहले से ही ईरान का कट्टर है, मतलब 36 का आंकड़ा है। और अब जो है ना, ऐसा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि चीन ने और रूस की इंटरनली बात हुई है ईरान के साथ में कि आप चिंता नहीं करो, हम आपका पूर्ण तरह समर्थन करेंगे। तो जो जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ बाजार के अंदर, तो देखो ये जो तेजी आपको दिख रही है, ये तेजी टेक्निकली रूप से मजबूत है टेक्निकली। लेकिन अगर आप लंबे समय का जो चार्ट फ्रेम देखोगे वो अभी थोड़ा सा वीक है, अभी वीक है। जो बजट आ जाता है, बजट में भी कोई खास ऐसी उम्मीद है नहीं। जब बजट आ जाए, बजट में सरकार क्या दे रही है उसके बाद ही कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाई क्या होने वाला है। एक चीज हो रहा है कि जो भारत की भाई बॉन्ड यील्ड है ना, जो बॉन्ड बाजार है, वो 6.72 पे पहुंच गया है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड। अब यार ये क्या है 6.75? देखो दरअसल ये एक तरफ जहाँ आरबीआई ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए भारत में रुपया डंप कर रहा है, मतलब बॉन्ड उठा रहा है, रुपया डाल रहा है, मतलब आरबीआई को अब ऐसी स्थिति में आगे खड़ा कर दिया कि उसे मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी में कुछ भी हो जाएगा। ये चैप्टर लगभग 3 घंटे में बोलूंगा तब जाकर समझ पाओगे कि अब मैं बॉन्ड मार्केट का, शेयर मार्केट का, फिर इसका, तो फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, आदमी से देखता नहीं। आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करती है तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 2 लाख रुपए डाल रही है। 1 लाख रुपए के जो फॉरेन करेंसी है उसे उठाएगी, 3 साल बाद वो फिर से वापस देगी। और 1 लाख करोड़ रुपए के 2 बार में, एक बार 50,000 करोड़, एक बार 50,000 करोड़, वो ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए बॉन्ड खरीदेगी। यही कारण है कि आपको जो बैंकों के अंदर एक तरफ से जो थोड़ी सी मूवमेंट दिखा है, उसके पीछे है ओपन मार्केट ऑप्शन का जो ऐलान हुआ था वो। उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड का बढ़ जाना, तो भारत में अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो जब तक बजट में सरकार क्या दे रही है, बजट में हो क्या रहा है, भारत के अंदर जो तेजी है वो हमारे खुद के सेंटिमेंट के कारण है। अगर विश्व की बात करोगे तो विश्व में आज भी एक ही प्राणी का डंका बज रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। आज उन्होंने टैरिफ लगा दिया है उसके ऊपर, किसके? दक्षिण कोरिया के। और अभी वो ऐसे करके व्हाइट हाउस में डांस कर रहे थे, ये वाले स्टाइल से। काय के लिए डांस कर रहे थे? वो ये इसलिए डांस कर रहे थे कि मैं पूरी दुनिया का लीडर हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा। ईरान को मैंने अपनी शर्तों पे मनवा दिया। मैंने ईरान से बोला कि तू कभी पूरे दुनिया में वो नहीं करेगा, मतलब कभी भविष्य में परमाणु बम बनाने की सोचेगा भी नहीं। ट्रम्प है वो, ट्रम्प अपने आप में ही समस्या है भाई, वो कब क्या बोल दे क्या कर दे उसका कोई तय नहीं है। और ट्रम्प जब तक है, जब तक देश विश्व में अनसर्टेनिटी चलती रहेगी, अनसर्टेनिटी जब तक चलती रहेगी जब तक गोल्ड की ये जो तेजी है ये लगी रहेगी। कारण जो गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिख रही है ये है विश्व में बढ़ती हुई अनिश्चितताएं, डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना, डॉलर से लोगों की निर्भरता कम होना। यही कारण है कि लोग बाग परेशान हो गए, बोले यार डॉलर पर निर्भरता कम करो अपनी, और कहीं ना कहीं जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें शिफ्ट करो। क्योंकि बिटकॉइन भी कोई ऐसा सेफ है, मैंने नहीं कि बिटकॉइन के पीछे कोई एसेट क्लास है। लेकिन गोल्ड जो है ना, वो गोल्ड किसी देश की उस पर मोहर नहीं है कि वो उसी देश का गोल्ड है। गोल्ड है 24 कैरेट का है, उसकी जो वैल्यू जितने डॉलर प्रति ऑन्स चल रहा है वो उतनी ही रहेगी। तो इसलिए क्या है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। जैसा हमारे पास में अभी लगभग लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास में जो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास डॉलर रखा है, और गोल्ड है, दूसरी करेंसी है। अगर एक दिन हमारी मान लो पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चला और अमेरिका ने बोल दिया कि भारत के अंदर जो डॉलर है वो डॉलर अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अब वे डॉलर जो है वो मात्र एक कागज की करेंसी रह जाएंगे। जो भी शिफ्ट में कोई देश इस भारत के साथ व्यापार करता है वो भारत के डॉलर को एक्सेप्ट ना करे, तो भारत का फॉरेन रिजर्व धरे धरे 200 बिलियन डॉलर घट गया। यही अनिश्चितता है जो पूरी दुनिया को डरा रही है। आप जो देख रहा है सोने में जो तेजी है, ये तेजी रिटेल की नहीं है। हम तुम जो खरीद रहे हैं, हम हमारे तुम्हारे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम उतने बड़े बल्लम नहीं है जो सोने तो चांदी को हिला दें। हमसे मतलब है रिटेल। ये जो बाइंग है ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े बैंकों की है। और चांदी की तेजी तो तब दिखेगी जब तुम्हें जो जेपी मॉर्गन बैंक है अमेरिका का, जब वो शॉर्ट कवरिंग करने आएगा। अभी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। अभी ये जो चांदी है ना, ये केवल फिजिकल डेफिसिट के कारण बढ़ रही है। फिजिकल डेफिसिट मतलब जो फिजिकल में चांदी है नहीं, और पेपर पे बेच बेच के कॉन्ट्रैक्ट वो आपने बेच के खड़े कर दिए,
जिस दिन खरीदने पाएंगे, जिस दिन शॉर्ट कवरिंग करेंगे, उस दिन चांदी देखो कहाँ जाएगी। तब ये अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ में डील हुई है उसमें एक चीज़ का और फायदा हो गया। दरअसल अगर आपके बच्चा है, छात्र है, वो यूरोप के 27 देशों में कहीं पढ़ने जा रहा है, तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, उसके 90 दिन तक, 9 महीने तक, सॉरी 90 दिन तक नहीं, 9 महीने तक वो उस देश के अंदर रह सकता है, मतलब पढ़ाई के बाद में भी वर्क कर सकता है। तो ये एक तरह से, क्योंकि मोदी जी की पहली पॉलिसी रही है कि आप कहीं भी अगर किसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वीजे वाली कंडीशन पहले लागू करते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना वे आपके देशों में जाएं, वहाँ वे नौकरी करें, नौकरी पैसे, क्योंकि नौकरी की यहाँ पहले से समस्या है। अभी अमेजोन ने लगभग 16,000 से 30,000 कर्मचारियों को छटनी करने के लिए बोल दिया है। तो ये कि हाँ नौकरी जाएंगी ना, नौकरी से फायर किए जाएंगे, जब नौकरी से फायर किए जाएंगे तो दिक्कत किसे होगी? दिक्कत तो हमारे तुम्हारे भाइयों को ही होगी ना, तो कहाँ जाएंगे वो? तो इसीलिए ये फ़ायदा भी एक देखने के लिए मिलेगा कि यार अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, यूरोप के चाहे किसी भी देश में जा रहे हो, पोलैंड में जा रहे हो, हंगरी में जा रहे हो, चाहे यूके में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मतलब यूरोप के देशों में, तो आपको 9 महीने बाद तक, अगर आपका आज वीज़ा ख़त्म हो रहा, मतलब क्लास वो ख़त्म हो गया, तो उसके 9 महीने बाद तक आप वहाँ रह सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो, जितना आपका जो भी कमा सको वो कमा सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। बाजार को जो डरा रही है वो ट्रम्प है अकेला, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। पूरी दुनिया की समस्या एक है, वो है ट्रम्प। उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसका इलाज करवाओ। अभी उनने ऐसे करके डिस्को करके बोल दिया है, बोले मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा। मतलब वो तो आप तो वो मुकाम मिस्टर इंडिया वाली फीलिंग है उसके अंदर, मिस्टर इंडिया में मुकाम वो खुश हुआ, मतलब वो जो उसे खुश कर देता है वो बोलता है कि तू तो जो लूटना तो लूट ले, बाकी सब तेरा भाई बैठा है। यही कारण है कि जो गोल्ड और सिल्वर, जो सोना चांदी भागती जा रही है ना, उसके पीछे जो कारण है ना, वो यही है ग्लोबल अनिश्चितता। ग्लोबल अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि देखो चीन की बाइंग ज्यादा चल रही है, भारत तो कहीं नहीं लग रहा, भारत नहीं खरीद रहा उतना। तुम सोच रहे हो यार अच्छा हम तो 200 करोड़ का खरीद ले, ना ना ना, टेंशन नहीं लो, ज्यादा खरीद रहा है चीन। क्यों खरीद रहा है चीन? क्योंकि पिछली बार जब रूस का सैंक्शन लगाया ना अमेरिका ने, और रूस के जो डॉलर थे वो कर लिए उनने सीज, कि नहीं एक काम करो सीज करो, तो चीन ने अमेरिका की जो सिक्योरिटी बॉन्ड है ना वे खरीद रखी बहुत ज्यादा। तो अमेरिका की जो चीन है ना, धीरे 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 सिक्योरिटी बॉन्ड चिपका रहा है, उसके बदले में डॉलर लेके उसके बाद जो मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा है उसी रेट में गोल्ड खरीद रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है भाई? देखो जब चीन अगर ताइवान पे कब्जा करता है ना कभी भी, तो उसे एक देश के साथ में युद्ध नहीं लड़ना है, ध्यान रखना। ताइवान को बचाने जापान आएगा, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान हो गया था कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो ताइवान की रक्षा कौन करेगा? जापान करेगा। और अगर चीन जापान पे हमला करता है तो जापान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। और अगर एक गलती से अमेरिका की युद्ध में एंट्री हो जाती है और चीन अमेरिका पे हमला कर देता है, तो अमेरिका पे हमला मतलब 32 देशों पर हमला मान लिया जाएगा। जापान नाटो का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना। जापान नाटो सदस्य नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान ये दो ऐसे देश हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले रखी है, लिखत में ले रखी है कि थारा को डंडा मारेगा तो तेरा भाई आएगा बचाने, तो चिंता न करिए। ये बिल्लू सांडा वाले स्टाइल में, मेरा बाप बदमाश था मैं बदमाश हूँ वो वाली कंडीशन में। तो अगर चीन की साथ कभी ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि जो समझदार आदमी होता है वो दो काम करता है। एक तो जो कम समझदार होता है वो गलती करता है, जो ज्यादा समझदार होता है वो दूसरे की गलती से सीखता है। तो चीन थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा समझदार है। चीन ने देखा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने रूस के जितने भी फॉरेन रिजर्व थे वो सीज कर दिए। मतलब अमेरिका के जो डॉलर थे, जो कि चाहे विदेशों में चाहे कहीं भी थे, वो जो केवल रूस के अकाउंट में थे या कहीं ना कहीं रूस से मिला जुड़ा उनका कोई कनेक्ट था, तो वो एक कागज का टुकड़ा रह गया। तो इकोनॉमिक प्रहार हो गया एक तरह से। ऐसा समझ लो आज हम बोलते हैं हमारे पास में लगभग लगभग कितने दिन का, 9 महीने का जो दूसरे देश से हम जो सामान बुलाते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, उसका पैसा है। क्यों है भाई? मान लो 700 बिलियन डॉलर हमारे पास में फॉरेन रिजर्व है, तो 700 का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक महीने में 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद जो घर से जा रहा है, तो 8 × 9 = 72, तो 720 हो गया। मतलब हमारे पास इतना पैसा है फॉरेन रिजर्व के रूप में कि अगर हमें 9 महीने तक हमारे पास डॉलर नहीं आए ना, या फॉरेन रिजर्व नहीं आए ना, तो हम 9 महीने तक अपने देश को चला सकते हैं। इसको बोला जाता है कि हमारे पास में इंटरेस्ट इतना है। पाकिस्तान के पास वो पाँच, उसके पास मात्र 5 दिन का है, फालतू चक्करों में पड़ता नहीं वो। अगर उसका 5 दिन नहीं आए तो वो खाली हो जाएगा भाई, उसके पास नहीं है कुछ चक्कर में पड़ना।
भारत के पास 9 महीने का है, लेकिन 3 महीने का ऑटोमेटिक एक अमेरिका के झटके से आपका फॉरेन रिजर्व घट सकता है। भाई जो देश आपको विश्व से कोई सामान व्यापार करना बुलाना है तो डॉलर में बुलाओगे, और अगर अमेरिका ने बोल दिया कि जो भारत के डॉलर है वो लीगल टेंडर नहीं है, वो तो खत्म है, तो फिर क्या हुआ? आपने जो देखा कि भारत ने लंदन से बाजार से लंदनों में जो रखा हुआ सोना था वो बुलाया था। जो लोग ज्यादा समझदार हैं वो तो बोलते हैं कि भारत ने गिरवी धर रखा था कांग्रेस के टाइम पे, वो बुलाया। तो उनसे बात नहीं करना, वो समझदार है, उन्हें हाउ के मामले को सॉर्ट करना, हाउ भाई साहब जैसा आप बोल रहे हो वैसे सही। बट वो ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि भारत की जो आरबीआई बैंक है, वो अपने जो एसेट है ना, जो गोल्ड है ना, वो भारत में नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? इन केस कोई दूसरा ऐसा लीडर आ जाए जो सब उठा उठा कर दूसरी जगह भिजवा दे। कुछ गोल्ड दूसरे देशों में भी रखा जाता है जस्ट सेफ, ताकि भाई कहीं कोई स्थिति है। वो भारत में भी कुछ नासिक में रखा है, कुछ आरबीआई पे रखा, मतलब बम्बई रखा है, तो ऐसा अलग अलग जगह पर रखती हैं। तो वो हमने अपना ही गोल्ड बुलाया था। बट थोड़ा जरूरत से ज्यादा लोग समझदार हैं तो बोल देते हैं कि नहीं, भारत में गिरवी रखा था, सब कुछ नहीं, फालतू चक्करों में पड़ना नहीं। वो समझदार आदमी से बात नहीं करना। दूसरी बात ये है कि जो चीन है, चीन समझ गया रूस के मामले पे कि अगर कल के दिन मैंने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि चीन तो बोलता ही है कि ताइवान चीन ही है। चीन बोलता है कि चाइना, जो ताइवान है वो चीन ही है, चीन से बाहर नहीं है। हम भी वन नेशन चाइना पॉलिसी मानते हैं, हम ताइवान को अलग से देश नहीं मानते, वन नेशन वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। हालांकि चाइना कभी कभी कर देता है घुसड़ फुसड़ वाली बात, लेकिन हमारे कल्चरल ऑफिस दिल्ली में खोल रखा ताइवान का, लेकिन ताइवान को हम एक ही देश मानते हैं कि ये चीन का ही हिस्सा है। आप समझ लो, ऑफिस खोल रखा उसके बाद भी एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन अमेरिका ताइवान को अलग से देश मानता है। अमेरिका ताइवान को अलग से डिफेंस एड में देता है, मतलब फोकट में देता है। ये देखना पड़ता बार बार बंद होंगे, एड फोकट में देता है कि तुम तो हथियार लो। अब ताइवान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? दरअसल दुनिया के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर है ना, वो ज्यादातर जो ताइवान की कंपनी है ना, ये ताइवान में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, या तो जितनी भी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं, ये जो डिजिटल, अभी जो बिल्कुल डिजिटल युग है ना, सबके अंदर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो चिप और सेमीकंडक्टर वो ताइवान का उसमें मोनोपोली है। मतलब 90% मान लो आप। और उसको चीन खोना नहीं चाहता, अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है। जो नैन्सी पेलोसी है अमेरिका की, वो पिछली बार आई थी तो चाइना ने उसके ऊपर पे फाइटर जेट घुमा दिया, तो अमेरिका ने बोला था कि अगर आपने नैन्सी पेलोसी को कुछ बोलने की कोशिश करी तो अमेरिका से हमला मान लिया जाएगा। तो इसीलिए अगर चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो हो सकता है अमेरिका चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाए, और सैंक्शन लगाएगा तो इसीलिए चाइना पहले से पहले ही अपना गोल्ड इकट्ठा कर रहा है, डॉलर की निर्भरता कम कर रहा है, रख रहा है, बस इतना रख रहा है जिससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरी, अगर ताइवान पर कब्जा करता है चीन, उस कंडीशन में जापान बचाने आता है, जो कि जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आऊंगा अगर इसने हमला करा तो। और अगर जापान पर हमला चाइना करता है तो उसे बचाने अमेरिका आएगा, क्योंकि अमेरिका ने जापान की गारंटी ले रखी है। और अगर अमेरिका पे चाइना हमला करता है तो फिर वो नाटो के 32 देशों पर हमला मान लिया जाएगा। तो ये दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी। एक तरफ हो जाएगा तुम्हारा चीन, रूस, भारत और उत्तर कोरिया, किम जोंग उन। पाकिस्तान को लेना नहीं है, वो बहुत भारी परेशान है, वो सल्फाज खा कर मर जाएगा, वो दिक्कत में चल रहा है बहुत। पाकिस्तान किसी की पार्टी में ना, तो जिससे पैसा दे वो उस तरफ हो जाएगा। वो तो हो सकता है भारत चीन की तरफ आए, क्योंकि इसमें इसलिए कि जो रूस है, रूस का अहम रोल रहेगा। रूस चाहेगा कि अगर आज चीन दब गया तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो हर देश को दबाने की कोशिश करेगा। वेनेजुएला को अमेरिका ने दबाया, ग्रीनलैंड पे अमेरिका सबको दबा रहा है, ईरान को अमेरिका दबा रहा है। तो अमेरिका के रुतबे को कम करने के लिए काउंटर पावर चाहिए। काउंटर पावर भारत हो सकता है रूस के कहने पे चीन का सपोर्ट कर दे। तो इसीलिए वीडियो का लंबी होगी साथियों, मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, बट वो क्या हो जाती है उसके लिए कोई नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि कॉशस होकर चलें। स्टॉक मार्केट है, दो धारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। कब किस तरफ क्या उठ बैठ जाएगा, बहुत सावधान रहे, सतर्क रहें। जो भी कुछ डिसीजन ले अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। बाजार में 2 दिन, ये समझ लो कल का और परसों का, उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद देखो रविवार को पता चल जाएगा बाजार में कैसा क्या होने वाला है। लेकिन सरकार क्या देती है उसके ऊपर ही बाजार रिएक्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।